अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम CS403 के मिड टर्म लेक्चर करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 1 to 18 तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक राजा मुश्ताक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लेसन बिला तखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक्स है वो हमारे पास है रिलेटेड डाटाबेस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं। बेसिक आपको ये पता होंगे तो देन आपके लिए ईजी होगा इस कोर्स को समझने में। डेटाबेस हमारे पास होता है कि डेटाबेस इज़ द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। मीन कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका क्या है, हम डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। लेट्स सपोज जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे पास जिस तरह शेल होता है उसके अंदर हम जो है कि अपनी जो बुक्स वगैरह होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। मीन कि जो कि फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी फर्स्ट क्लास की एक साइड पे रखेंगे, सेकंड क्लास की एक साइड पे सीक्वेंस में रखेंगे, थर्ड की एक सीक्वेंस में, फोर्थ क्लास 5 6 7 8 9 10 इस तरह की मीन ये अलमारी में जो है कि हम तरतीब के साथ रखेंगे। तो बिल्कुल एज इट इज़ जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हम अपने जो डाटाबेस है, हमारे जहाँ पे डाटा स्टोर होता है वहाँ पे किस तरह हम डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, किस डाटा को रखना है, वो हमारे पास कहलाता है डाटाबेस। अब हमारे पास है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो ये वर्ड से ही आप अंडरस्टैंड कर लें कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस तो आपको पता चल गया है इज़ द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट का मतलब होता है उसको मैनेज करना। मीन के हमारे अगर डाटा में कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ मिस्टेक्स हैं, डाटा को मैनिपुलेट करना, उसके अंदर अपग्रेड करना, डिलीट करना, कुछ एक्स्ट्रा डाटा जो है कि उसके अंदर इंसर्ट करना और क्यूआर वगैरह है उसको रीड करना, चेक करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन कहलाता है। इसीलिए मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है हम डाटा को अपग्रेड करते हैं, इसके अंदर कुछ मिस्टेक वगैरह होती हैं ठीक करते हैं, उसके अंदर कुछ डाटा ऐड करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, कुछ करना है वो हम कर सकते हैं, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में करते हैं। अब हमारे पास ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि एक रवायती, मीन के कंप्यूटर आने से पहले जो सिस्टम हमारे पास मैनुअल होता था, कुछ भी हमने डाटा वगैरह स्टोर करना होता था तो हम क्या करते थे, उसको पेज के ऊपर लिखते थे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास पेज के ऊपर हम जो भी लिखते थे अगर उसको रिमूव करना, उसकी जगह हमने कोई नेम वगैरह लिखा उसको चेंज करना, बाय मिस्टेक हमारे पास कुछ लिखा गया कोई वर्ड वगैरह, तो वो हम जो है कि पूरे के पूरे जो पेपर होता है वो ज़ाया हो जाता था। मीन कि हम उसको रिमूव नहीं कर सकते थे। तो जो कि हमारे पास जिस तरह के टेक्नोलॉजी जो कि बढ़ती गई हैं, आती गई हैं, इसलिए फिर हमारे पास क्या हुआ है, कंप्यूटर आ गए हैं। अब तो इजी होता है कि हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं उनके अंदर। तो ये हमारे पास जो कि कंप्यूटर के आने से पहले का जो वक्त था, लोग जो कि डाटा वगैरह जो भी सेव करना था फाइल के अंदर कर देते थे, किसी नोटबुक वगैरह के ऊपर, पेपर के ऊपर लिखते थे। आपको आप तो जो है कि कंप्यूटर वगैरह में हमने कोई भी चेंज करना है डाटा को वगैरह वो इजीली कर सकते हैं। हमारे पास है कि डाटा रिलायबल एंड करेक्ट होना चाहिए। रिलायबल करेक्ट मतलब उसका जो कोई मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है, कि जो भी पढ़े उसको पिकआउट, उसका जो कि पिकअप माइंड कर सके उसका मायने। डाटा इंटेग्रिटी मतलब है कि डाटा हमारे पास रिलायबल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए। डाटाबेस हमने पढ़ चुके हैं कि इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, डाटा के रिलेटेड होता है जो हमारे पास डाटा। जिस तरह ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पे भी हमारे पास डाटा होता है, लाइब्रेरी का, मैनेजमेंट सिस्टम का, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का, हर का जो कि अपने एक डाटाबेस डाटा होता है वहाँ पड़ा हुआ होता है। डाटाबेस का इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा या डाटाबेस इज द वे टू ऑर्गेनाइज द डाटा, वो हमारे पास कहलाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया दैट एनेबल यूजर टू क्रिएट ऑफ मेंटेन डाटाबेस, मतलब कि यूज़र एनेबल होता है कि उसके अंदर कुछ चेंज कर सके, उसके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह होगी उसको चेंज कर सके। तो आपने ये देखें कि हमारे पास डाटाबेस और डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अगर लेट्स सपोज अगर आप समझिए एक रूम है, उसके अंदर हमारे पास किताबें पड़ी हुई हैं, ठीक है, उसका जो कि एक दरवाज़ा नहीं है, ठीक है, मीन कि उसको दरवाज़ा हमने ऑफ़ कर दिया है, उसकी मतलब भी खिड़की है, सिर्फ एक विंडो है, दरवाजे की मतलब वो हमने लॉक कर दिया है, उसकी विंडो है, विंडो से हमने जो किताबें को अब हमने डाटा या किताबें जिसको आप समझ लें जो भी रखा है उसको हम निकालेंगे तो हमें क्या पड़ेगी, एक हमें डोर की दरवाजे की ज़रूरत पड़ती है, डोर की। और तो हम क्या करेंगे, हम एक दरवाज़ा रख लेंगे कि जो कमरा होगा वो हमारे पास क्या कराएगा, डाटाबेस कराएगा, जो दरवाज़ा वो हमारे पास क्या कराएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कराएगा। ये आप इस तरह समझ लें। टू द पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि एक हमारे पास रूम है, रूम के अंदर ये हमारे पास एक स्पेस है ना, स्पेस के अंदर हम अपनी बुक्स वगैरह रख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डाटाबेस हो गया। डाटाबेस का मतलब होता है कि जहाँ पे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, बस आप ये याद रखें। और डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि उसको डाटा जो रखा है उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना किस तरह है, किस वे से निकालना है। अगर रूम के अंदर हम किससे निकाल सकते हैं, विंडो से तो नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, डोर से निकालेंगे,
वो हमारे पास क्या कराएगा, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम कराएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने आपको बता चुका हूँ, क्रिएट करना, मेंटेन करना डाटाबेस को, वो कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, मीन के कंसिस्टेंट हो, जिसके अंदर कोई, उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह ना आए। लेट्स सपोज जिस तरह एक शेप है वो जिस तब्दील नहीं होती। लेट्स सपोज अगर एक लड़का है वो हर वक्त मीन की सीरीज लाता है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर क्या होगा, वो एक कांस्टेंट बिहेवियर कहलाएगा। मीन की जो चीज़ एक कंसेक्टिवली जो कि मूव कर रही है, रन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो हमारे पास क्या डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा का मतलब है कि उसके अंदर कुछ भी जिस तरह है वो बिल्कुल एज इट इज़ पड़ी है, उसके अंदर कोई चेंजेस ना आए। देन है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल मीन कि उसमें एक जगह डाटा स्टोर होता है, तो अगर हमने कोई भी डाटा स्टोर करना है, लेट्स सपोज यूएसबी में करना है और हार्ड ड्राइव में करना है, ठीक है, किस में करना है, मेमोरी कार्ड में करना है, किस में हम डाटा करना है, उसके लिए हमें क्या होगा, उसके लिए हमारे पास एक्सपेंसेस होने चाहिए, मीन कि हम उसको जो है कि रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर अगर हमने डाटा स्टोर करना है, इसके अंदर हमारे पास एक्सपेंसेस जो कम हो जाते हैं एज पे टू अगर हम यूएसबी में रखें या हार्ड ड्राइव में, डिस्क वगैरह में, हार्ड डिस्क वगैरह में रखें, सीडी में स्टोर करें, तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन एज पे टू यहाँ पे अगर हम डाटा अंदर स्टोर करेंगे तो ये थोड़ा सा उनके मुकाबले में जो है कि ये एक्सपेंसिव नहीं होगा इतना ज़्यादा, मीन कि हमारी कॉस्ट जो कि कम यहाँ पे आएगी, कंज्यूम होगी एज कम्पेयर टू सीडी के ऊपर हम खर्च करें या यूएसबी के ऊपर। कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मीन कि कॉन्करेंटली, मतलब कि लगातार कंसेक्टिवली जो चीज़ चल रही हो। लेट्स सपोज आप देखें, एक ही वक्त में अगर दो लोग एक किताब को दो लोग मीन के सिमल्टेनियस पढ़ रहे हैं, वो क्या कराएगा, कॉन्करेंसी कराएगा। कॉन्करेंसी का मीन मतलब ये भी आप देख लें, जिस तरह हमारे पास एटीएम है, एटीएम के अंदर एट द सेम टाइम दो लोग, बहुत सारे लोग जो है कि उस काम को कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कराता है, कॉन्करेंसी कराती है। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर एक चीज़ को दो लोग एट द सेम टाइम वो वर्क कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या कराएगा, कॉन्करेंसी कराएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेरियंट कास्ट। मीन कि हमारे पास एक ट्रांजिशनल सिस्टम चल रहा है। मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि हम जो कि पेपर के ऊपर लिखते थे, वो अब हम उसको कंप्यूटराइज या बेस सिस्टम, डाटा बेस्ड सिस्टम के अंदर स्विच करते हैं, तो उसके ऊपर क्या होगी, हमारे पास कास्ट आएगी। अगर हमारे पास कोई चीज़ है पेपर के ऊपर लिखी हुई, अगर उसको फिर स्विच करेंगे कंप्यूटर के अंदर, उसके ज़ाहिर बात है उसके लिए कुछ कास्ट कंज्यूम होगी हमारे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एवरी एग्जाम में आता है ये, मीटर डाटा का आपसे पूछते हैं। मीटर डाटा का मतलब बस आपने ये याद रखना है कि डाटा अबाउट डाटा, बस डाटा के मुतालिक जो डाटा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मीटर डाटा कहलाता है। बस आपने ये याद रखना है। मतलब कि सर मैं आपको थोड़ा से ये एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मीटर डाटा का, मतलब डाटा अबाउट डाटा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की उम्र है, एज है उसकी, ठीक है, आगे फिर उस एज की डाटा टाइप्स है, मीन के वो इंटीजर डाटा टाइप्स का है, फ्लोट का है, किसका है, वो किसका होगा, इंटीजर डाटा टाइप का, उसका साइज़ क्या है, वो जो उसके अंदर जो मालूमात हैं, कितना साइज़ है डाटा, उसकी इन डाटा है, फ्लोट डाटा टाइप से क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो हमारे पास क्या कराएगा, मीटर डाटा। डाटा अबाउट डाटा एक हमारे पास डाटा है, फिर आगे उससे हमने ब्रीकली डीपली आगे चला जाना है उसी के अंदर, वो हमारे पास क्या खिलाएगा, मीटर डाटा खिलाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मीटर डाटा मतलब डाटा अबाउट डाटा है। और सेकेंडली आपको मैंने बता दिया है कि ए डाटा होगा, उसके आगे फर्दर हम जो है कि स्टेप बना लेंगे, फर्दर आगे मज़ीद चले जाएंगे उसी के ऊपर। ये एक स्टूडेंट उसकी एज है, फिर हम देखेंगे उसकी जो एज है वो फ्लोट है, वो इंटीजर डाटा टाइप में है, करेक्टर में है, किस में, फिर उसको साइज देखेंगे कितना है, ये सब हमारे पास क्या कराएगा, मीटर डाटा कराएगा। देन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा। एग्जिस्ट मतलब डाटा हमारे पास किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, या किस तरह हमारे पास जो डाटा स्टोर है वो हमारे पास क्या कराएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नेवी यूज़र हैं, सोफिस्टिकेटेड यूज़र कहते हैं। नेवी यूज़र वो होते हैं जिनको कोई पता नहीं होता, जस्ट वो क्या कहते हैं उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास नेवी यूज़र कराते हैं। लेट्स सपोज आप जैसे ये जो कि हम्बल पर्सन होते हैं, वो हमारे उन जो सादा किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जस्ट के मोबाइल को यूज़ करना जानते हैं, वो बस इस क्या करते हैं, नंबर डायल करके कॉल मिला लेते हैं, बस जस्ट वो ये करते हैं, या किसी कॉल लगी तो पिक कर लिया, या किसी को कॉल करनी, उसके ज़्यादा उनको वो इतना इल्म नहीं होता उस टेक्नोलॉजी के मतलब, वो हमारे पास क्या कराते हैं, नेवी यूज़र कराते हैं। सोफिस्टिकेटेड यूज़र वो होते हैं इनको जो कि उसके ये ऐसा पर्सन होता है जो कि टेक्निकली भी होता है और उस चीज़ के मतलब उस टेक्नोलॉजी के मतलब उसको इल्म होता है, उसको उसकी वर्किंग का पता होता है, इंटरनली जो उसके अंदर प्रोसेसिंग और ये प्रोसेस चाह रहा है उसके अंदर उसको पता होता है, वो हमारे पास क्या कराते हैं, सोफिस्टिकेटेड यूज़र कराता है। जिस तरह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट टेक्निकल पर्सन होता है जो डेटाबेस को बनाता है, क्रिएट करता है, अपग्रेड करता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। मीन कि उन तमाम का हेड होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस का, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है।
स्कीमा मतलब एक स्ट्रक्चर स्कीमा कैसे निकला है, लफ्स ड्राइव हुआ है स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर बनाना मीन के डाटा बेस का बनाना, वो हमारे पास डाटा किस तरह का होगा, उसके अंदर टेबल किस तरह के होंगे, उसके अंदर हमारे पास किस तरह का डाटा हमने रखना है। लेट्स पर मैंने आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, यहाँ पे हमने नेम रखना है किसी स्टूडेंट का, STD का, ठीक है। अब हमने क्या रखना है, उसका रोल नंबर रखना है, R से नॉमिनेट कर रहते हैं, फिर उसके क्या रखना है, उसके मार्क्स रखने हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, टेबल बनाएगा, हमको पता चल जाएगा स्ट्रक्चर है ये, एक ये टेबल फॉर्म स्ट्रक्चर है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा और यहाँ पे उसके मार्क्स आएंगे। ये तो नहीं कि उसके स्टूडेंट की नेम की जगह हम नंबर राइट ऑफ कर दें और नंबर की जगह नेम कर दें, ये नहीं होगा। स्ट्रक्चर मतलब होता है कि हम डाटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि हमने कौन सी टेबल के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स के अंदर जो कि हमने डाटा को इंसर्ट करना है। ग्रांटिंग का मतलब होता है ये ऐसे यूज़र होते हैं जो कि काम कर सकते हैं। ग्रांटिंग का मतलब मैं आप बता देता हूँ, जो कि डेटाबेस है, एक हेड होता है, वो क्या करता है, वो जो भी वर्किंग नीचे कार्य होते हैं, ठीक है, उसके उनके अंडर कार्य होते हैं, वो क्या करता है, तो वो डाटा की एक्सेस दे देता है ग्रांटिंग यूज़र को दे देता है। मीन को उसने जितनी डाटा को शो करवाना है वो देता है। मीन के जिस एक टीचर का जो डाटा होगा वो टीचर को सिर्फ एक्सेसिबल होगा, ये नहीं कि वो स्टूडेंट को भी एक्सेसिबल होगा, नहीं। फिर वो क्या करेगा, उसको जो कि डिवाइड कर देगा छोटे छोटे पोर्शन। स्टूडेंट का डाटा वो स्टूडेंट का जो डाटा वो स्टूडेंट देख सकता है, टीचर का जो डाटा है वो टीचर सिर्फ जितना वो दिखाना चाहता है देख सकता है। फिर क्या करेगा, अगर उसने देखना है कि अब वापस लेना है, वो क्या करेगा, वापस ले लेगा, अपने डाटा की एक्सेस वापस ले लेगा। ये हमारे पास क्या कराते हैं ग्रांटिंग यूज़र। जिस तरह मॉनिटरिंग डिस्टर्ब मीन मॉनिटर करना, चेक करना, मीन के ये जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं ये देखते हैं कि जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो ज़्यादा तो नहीं आ रहा, उसके आगे स्पेस है नहीं पड़ी हुई, लोकेशन है, वो मीन की ये सब कुछ देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो लॉस ना हो, उसकी अगर स्पेस नहीं है वो डाटा हमारा लॉस हो जाएगा, उसकी स्पेस वगैरह देखना, उसको मॉनिटर करना, वर्किंग सही हो रही है, सब काम सही चल रहा है, या इस तरह मॉनिटरिंग रनिंग जॉब। मीन की जो कि वर्क आ रहे हैं वहाँ पे कोई बर्डन तो नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं वो एम्प्लॉय वगैरह देखते हैं। अब लेक्चर नंबर 3 स्कीम मैंने आपको बता चुका हूँ कि उसका व्यू मॉडल वगैरह होता है, टेबल में बता दिए, स्ट्रक्चर बनाएंगे टेबल के अंदर, उसके ऊपर बता देंगे इस कॉलम के अंदर स्टूडेंट का नेम इंसर्ट करेंगे, इस कॉलम के अंदर नंबर, इस कॉलम के अंदर मार्क्स, इस कॉलम के अंदर उसका सेल नंबर वगैरह। अब एक इंटरनल लेवल, मेन के इंटरनली जो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो कि हमारे पास कितनी स्पेस कंज्यूम करनी है, किस जगह हमने अपने डाटा को स्टोर वगैरह करना है, वो हमारे पास कहलाता है इंटरनली। लेक्चर नंबर 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन, सब टाइपिंग और स्पेशलाइजेशन वगैरह। अब जनरलाइजेशन क्या होती है, जब कोई स्टूडेंट के बारे में एक क्लास बनाकर डाटा रखते हैं तो कॉमनली जो डाटा होता है वो जो हमारे पास जनरलाइजेशन कराते हैं। आप इससे फेमिलियर तो होंगे, जो हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन का जो डाटा पड़ा होता है, ये देखें, ये हमारे पास क्या कॉमन डाटा है, ठीक है। पर्सन का मैंने आपको CS403 में मैंने आपको बता चुका हूँ इसके मतलब इनहेरिटेंस के मतलब, जो हमारे पास पर्सन है उसका एक कॉमन डाटा हम एक क्लास के अंदर रखेंगे। फिर जो कि एडवोकेट होगा, इसी तरह हमारे पास जो कि टीचर होगा, डॉक्टर होगा, जिस तरह हमारे पास वगैरह जो कि होंगे, बाकी भी जिस तरह जज हो गया, लॉयर हो गया, स्टूडेंट होगा, ये तमाम जो कि इनके कुछ जो एट्रीब्यूट्स कॉमन होते हैं, वो क्या करेंगे, जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे रख देंगे। फिर वो क्या करेंगे, इसको जो है कि यहाँ से कॉमन डाटा को एक्सेस करेंगे। इससे ये एक तो हमारे पास क्या होती है, टाइम कम कंज्यूम होता है, और उसके बाद इसको मिस्टेक वगैरह आ जाए उसको हैंडल करना ईजी होता है, और जो कोड होता है वो मीन के लेस स्पेस कंज्यूम करता है। तो ये हमारे पास जनरलाइजेशन का स्टेप लाता है। अब सब स्टैपिंग क्या होती है, हम जो सब स्टैपिंग एक हम क्लासिक के अंदर और भी क्लासिक को ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट टीचर सिर्फ नहीं होता, इसके साथ लायर भी हो सकता है, चाइल्ड वगैरह भी हो सकते हैं, इनके बारे में जो डाटा को ऐड कर सकते हैं वो हमारे पास कॉमन डाटा का कॉमन का आपको पता चल गया क्या होता है। इस तरह स्पेशलाइजेशन का क्या होता है, इसमें जो क्लासिक स्पेशलाइजेशन में हम क्लासिक क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं। सब स्टैपिंग सेक्शन ये आप देख लेना, जिस तरह अगर हम मोबाइल चार्ज चलाते हैं, या उसके लिए हमें क्या होती है, चार्जर की नीड पड़ती है। तो लेकिन जो बोर्ड है वो काफ़ी फास्ट है, पर हमारे पास पड़ा हुआ, अगर हमने जो कि चार्जर को लगाना है बोर्ड के अंदर, लेकिन चार्जर हमारे पास क्या है, जो बोर्ड है लीड है जो, वो हमारे पास काफ़ी फास्ट है कि पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन वायर को यूज़ करेंगे, और एक हिस्सा जो बोर्ड से लगाते हैं और दूसरे हिस्सा जो हम मोबाइल चार्ज करते हैं, जैसे आईफोन का चार्ज हम किसी और मोबाइल के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कंपेटेबल नहीं होगा। कंपेटेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई जस्ट वो उसी चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती।
जिस तरह आईफोन है, आईफोन का चार्जर हम जो है कि इन्फिनिक्स मोबाइल होगा, वीवो मोबाइल होगा कि इन किसी और मोबाइल के साथ, सैमसंग वगैरह मोबाइल के साथ नहीं यूज़ कर सकते। इस तरह के जो कि सैमसंग का सेल फ़ोन है वो हम इन्फिनिक्स मोबाइल हो गया बाकी जिस तरह नोकिया के हो गए इनके साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। मीन की जो चीज़ जिसके लिए बनाई गई जस्ट उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। या अब मैंने आपको बता दिया ये एक कॉमन डाटा होता है। आगे फिर क्या होते हैं, टीचर हो गया, स्टूडेंट होगा, डॉक्टर वगैरह के जो कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं। जिस तरह स्टूडेंट है उसका नेम है, एज है, जेंडर है, इसी तरह टीचर के भी सेम एट्रीब्यूट्स हैं। डॉक्टर के भी इस तरह स्टूडेंट ईट खाते भी है, चलता भी है, सोता भी है, सर टीचर भी यही वर्क करता है और सेम एज इट इज़ जो डॉक्टर भी काम करता है। ये हमारे पास हो गया, ये कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी यही बिल्कुल एग्जांपल दी गई है। लेक्चर नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास है कि मल्टीपल है, मल्टीपल हमारे पास जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो फंक्शन मौजूद होते हैं। एक चीज़ के अंदर दो या दो से ज़्यादा जो कि फंक्शन उसके अंदर मौजूद हों वो हमारे पास क्या कराते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कराते हैं। ठीक है, कुछ मीन कि आप हम एक एग्जांपल कार की लेते हैं। कुछ ऐसी कारें होती हैं जो देखने में तो जस्ट वो एक कार लगती है, लेकिन उनके अंदर जो फ्यूचर होते हैं वो शिप जैसे भी हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वाटर व्हीकल कहते हैं। वो देखने में बिल्कुल एक कार जैसी लगती है, मतलब एक आम आदमी को देखेगा वो कहेगा बिल्कुल ये एक कार ही है, सिंपल। इसका इंजन भी कार जैसे ही होता है, इसकी शेप भी कार जैसी होती है, लेकिन इसको जो कि सड़क के साथ भी हम चला सकते हैं और इसको पानी के अंदर भी हम चला सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एम्बिगियस एम्फीबियस का कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियस कार वगैरह का नाम दे देते हैं। और इसमें एक सादा कार के फीचर भी और एक बोर्ड के भी होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। मल्टीपल नैरी का मतलब होता है कि एक कार है उसके अंदर मतलब कि ज़्यादा फंक्शन होते हैं। एक कार है वो बिल्कुल देखने में तो ऐसी लगती है ये एक सिंपल कार है, लेकिन उसके अंदर क्या है, एक तो वो कार जो है कि वाटर के अंदर भी चल सकती है और दूसरा जो है कि सड़क के ऊपर चल सकती है। मीन कि उसके अंदर दो फंक्शन हो गए, एक सड़क के ऊपर चलने के और एक पानी के अंदर चलने के। ये हमारे पास क्या होगी, एम्फीबियस कार होगी। क्लोज क्लास एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब होता है जो क्लास के एसोसिएट हो। हम दो तीन क्लास बनाए और हमने हर एक जो क्लास है एक अलग बनाई है, तो उस क्लास के अंदर जो पुरानी क्लास को कॉल करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्लास एसोसिएशन कहलाती है। एक क्लास को दूसरी क्लास से हम जब उसको कॉल करते हैं वो क्या कहलाती है, क्लास एसोसिएशन कहलाती है। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन के अंदर ये आपने देखना क्या होते हैं। फर्स्ट हमारे पास सिंपल एसोसिएशन, मीन कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ जो बाउंड कर देते हैं या एसोसिएट कर देते हैं। जिस तरह एक चीज़ जस्ट दूसरी चीज़ के साथ बाउंड होती है या एसोसिएट। अली जो है हाउस के साथ जो है कि एसोसिएट हो सकता है, लेकिन हाउस जो अली के साथ एसोसिएट या बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि अली जो घर के अंदर रहता है ये नहीं है कि घर अली के अंदर रहता है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल एसोसिएशन। इस तरह यहाँ पे अली जो है कि कार को ड्राइव करता है, कार अली को ड्राइव नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या बन गया, जस्ट जो कि एक सिंपल एसोसिएशन बनी है। एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ही बाउंड हो, ये नहीं है कि सेकंड जो फर्स्ट के साथ ही बाउंड हो सके। सेकंड जो कि टू वे एसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि टू वे में हमारे पास एम्प्लॉय वर्क फॉर कंपनी और कंपनी वर्क फॉर एम्प्लॉय, यानी कि दोनों काम करते हैं एक दूसरे के लिए। एम्प्लॉय जो है कि कंपनी के लिए काम कर रहा होता है और कंपनी एम्प्लॉय के लिए काम कर रही है। जिस तरह एक कंपनी है वो क्या करती है कि एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट जो है कि असाइन करती है, वो कहती है कि आपने इसके ऊपर वर्क करना है। अब जो कंपनी है उसको जो वर्क देगी उसके साथ वो क्या करेगी, उसको पेपर भी देगी, टास्क वगैरह परफॉर्म लिखने के लिए रिक्वायर होंगे। फिर उसका कंपनी को उसको बॉल पेन स्पेन ए टू जी जो भी चीज़ें उसको रिक्वायर होती हैं, उसको नीड होती है, वो क्या करे, कंपनी उसको जो है प्रोवाइड करेगी। इसका सेकंड देखते हैं जिससे यासर फ्रेंड ऑफ अली और अली फ्रेंड ऑफ यासर, मीनिंग कि ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टू वे एसोसिएशन होगा। अब है कि टर्नरी एसोसिएशन, टर्नरी मतलब थ्री ऐसे ड्राइव हुआ है। बैनरी एसोसिएशन देख लेते हैं। बैनरी का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट का आपस के दरमियान जो तलक होता है वो हमारे पास कराता है। अली का कार के साथ जो कम्बिनेशन होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट का जो कि एक दूसरे के साथ जो बाउंड है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बैनरी एसोसिएशन कहलाता है। टर्नरी का मतलब थ्री है। स्टूडेंट क्या कहते हैं, कोर्स पढ़ते हैं, कोर्स को कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, थ्री का रिलेशनशिप बन गया है। अब एक एनरे का मतलब है कि तीन या तीन से ज़्यादा जो कि होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट वो कहलाते हैं। जैसे अली है, अली का आर्म है, ठीक है, उसी का हेड है, लेग है, बॉडी। अगर उसमें से कोई भी उसके अगर लेग नहीं है तो वो चल नहीं सकता, अगर उसका हेड नहीं है तो वो जिंदा नहीं रह सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके अगर आर्म नहीं है तो वो भी वर्क नहीं कर सकता, अगर बॉडी नहीं है तो उसकी वो क्या करेगा, कुछ काम नहीं कर सकता, कुछ आर्म मतलब लिख वगैरह नहीं सकता। तो इनके लिए क्या है कि ये मस्ट होनी चाहिए, ये हमारे पास कहलाती हैं। एग्रीगेशन है कंपोजिशन क्या कहलाती है। एग्रीगेशन जो कंपोजिशन एक अपोर्टर पार्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या है, अगर अली है,
अब आपको कंपोजिशन एग्रीगेशन का पता चल गया होगा कि कंपोजिशन का मतलब होता है एक अहम पार्ट है और इसका जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, बस टू द पॉइंट आपने याद रखना है। कंपोजिशन मीन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है और एग्रीगेशन मतलब होता है कि वीक रिलेशनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स हैं। अब हम इनके एग्जांपल देखते हैं कि कंपोजिशन का। जिस तरह अली है, मैंने आपको बता चुका हूँ, ये हमें देख लिया कि अगर हेड नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इस तरह उसके लेग नहीं है, वो चल नहीं सकता। इसकी बॉडी नहीं है तो फिर काम नहीं कर सकता। आर्म नहीं है, वो हाथ से काम नहीं कर सकता। इस तरह एग्रीगेशन का मतलब होता है कि जिस तरह एक रूम है, एग्रीगेशन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। इसके बारे में आपको मतलब पता है एग्रीगेशन मतलब कि इसका वीक रिलेशनशिप होता है। जिस तरह हमारे पास रूम है, एक रूम में हमारे पास क्या होते हैं, बेड है, चेयर है, ठीक है, उसके बाद टेबल है। ये तमाम जो चीज़ें हमारे पास क्या हैं रूम के अंदर होती है। रूम के अंदर अगर लेट्स सपोज अगर हम रूम से बेड को, टेबल को, चेयर वगैरह को, ठीक है, वो तमाम को हम जो है कि आउट कर दें रूम से, क्या रूम का रूम रहेगा या नहीं रहेगा? रूम ख़त्म हो जाएगा। अगर इनको ख़त्म करें रूम का तो रूम ही रहेगा, हम उसको रूम ही कहेंगे। वीक रिलेशन का मतलब होता है उसके अंदर वो चीज़ इंक्लूड हो या ना हो, वो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीक रिलेशन के अंदर अगर ये चीज़ें हमने एक्सक्लूड कर दी हैं तो ये रूम का रूम फिर वही रहेगा रूम। ये भी आपको समझ आ गया है। ये यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि एग्रीगेशन का मतलब होता है एक वीक रिलेशनशिप होता है और कंपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। मल्टीपल एनालिटिक्स हम प्रीवियस देख चुके हैं। मल्टीपल इसके अंदर जो है कि विच कंटेन मोर दैन बेस क्लासेज दैन ओनली वन ड्राइव क्लास, ठीक है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा बेस क्लासेस हों और वन ड्राइव क्लास, वो हमारे पास क्या कहलाती है, मल्टीपल एनालिटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक्स है फाइनल टाइम पेपर के लिहाज से आपसे कि या इसमें से जो कि प्रोग्राम भी आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के मतलब अबाउट। ये इसका स्ट्रक्चर ये आपने देख लेना है हैंड आउट से। अब हमारे पास है कि ये आपने याद रखना, ये दो MCQs आए हुए थे एग्ज़ाम के अंदर कि बेस क्लास और ड्राइव क्लास क्या होती है। और बेस क्लास जो वो हमारे पास पेरेंट क्लास कहलाती है। बेस ड्राइव का मतलब है चाइल्ड। देखिए बेस एक मीन हेड है, बेस का मतलब भी हेड होता है और पेरेंट भी एक हेड है। इस तरह ड्राइव मीन कि उससे जो कोई चीज़ ली गई है, ड्राइव की गई है, जिस तरह चाइल्ड है। ये दोनों आप यार, बेस का सेकंड नेम पेरेंट क्लास है और चाइल्ड का जो कि ड्राइव है या ड्राइव का सेकंड नेम चाइल्ड है। इस तरह हम कर सकते हैं। एक्सटेंशन को देख लेना है कि बेस क्लासेस और चाइल्ड क्लास मिलकर एक एक्सटेंशन बनाती हैं। लेक्चर नंबर 6 है, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि आपने किस तरह के डेव C++ को डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। ये यहाँ पे भी ये बताया गया। सब टाइप क्या होती है, सब टाइप ये देखें यहाँ पे तो आपको तस्वीर नहीं समझ आ रही, लेकिन बाय द वे मैं आपको वैसे बता देता हूँ सब टाइप क्या होती है। ये हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम होती है, मीन के ऊपर से या ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास क्या होती है, ये सब टाइप होती है। जनरलाइजेशन के मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कॉमन डाटा होता है जिसके अंदर वो हमारे पास कहलाते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस देख चुके हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो है कि बेस क्लास होती हैं और एक ड्राइव क्लास होती है, वो हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाती है। इस तरह क्लास क्या होती है, क्लास जो कि जिसके अंदर मेंबर, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हों, वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्लास कहलाती है। ये आप देख लेना है। डाटा मेंबर जिससे इंटीजर फ्लोट हो सकता है। मेंबर फंक्शन जो फंक्शन का नेम रखते हैं, वाइड आगे कुछ नेम फंक्शन रख देते हैं, वाइड डिस्प्ले, वाइड शो, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेंबर फंक्शन कहलाते हैं, जो उसके अंदर लिखे जाते हैं। इस तरह ये भी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। अब हम लेक्चर नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लास एसोसिएशन देख चुके हैं, ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, सिंपल देख चुके। अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन भी होगी है। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, इनलाइन, अगर बस ये आपने टू द पॉइंट याद रखना इनलाइन फंक्शन क्या होता है, डीपली आपने नहीं देखना। अगर किसी फंक्शन को इनलाइन बनाना है ना, तो उसके शुरू के में हम इनलाइन कीवर्ड लिख देंगे, ठीक है। इनलाइन कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे किस तरह लिखना है। तो ये आप यार, अगर किसी फंक्शन को हमने इनलाइन बनाना है तो उसके शुरू में एक इनलाइन कीवर्ड लिखेंगे। इस बात की ये कोई गारंटी नहीं होती कि आपका जो है कि 100% जो फंक्शन है वो इनलाइन बन जाएगा अगर आप उसके स्टार्ट में लिखते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने उस फंक्शन के साथ इनलाइन लिख दिया है, अब ये श्योरिटी नहीं है कि आपका वो इनलाइन फंक्शन बन गया है 100%, नहीं, ये आपके कंपाइलर पर डिपेंड करता है। कई दफ़ा आपका फंक्शन इनलाइन बन जाता है और कई दफ़ा नहीं बनता, बस ये आपने याद रखना है। एग्जांपल ये है कि इसके अभी देखिए प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम एज इट इज़ बाकी प्रोग्राम की तरह ही है। जब जस्ट क्या यहाँ पे वाइड डिस्प्ले है ना, उसके स्टार्ट में हमने क्या कर दिया, इनलाइन लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इनलाइन फंक्शन बन गई। बस ये याद आपने रखना है। तो इसके अगर शुरू में हमने इनलाइन कीवर्ड लिख दिया ना, यहाँ पे ये देखें, तो ये इनलाइन फंक्शन बन गया है। अगर हम फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करना है, अगर क्लास के अंदर डिफाइन करना है तो फिर हम ये अपनी क्लास के अंदर डिफाइन किया ना, तो इनलाइन लिखने की ज़रूरत है।
अगर आपने फंक्शन को बाहर लिखना हो तो उसको जो है कि बाहर लिखना फंक्शन को डिफाइन करना, तो इनलाइन लिखो या लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने दो बातें याद रखनी। अगर हमने फंक्शन के अंदर क्लास के अंदर यहाँ पे ये देखें ना, मैंने आपको बताया था ये क्लास के अंदर है, यहाँ पे इनलाइन लिखना मस्ट है। क्लास के आउटसाइड लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर क्लास के इनसाइड लिखेंगे तो वो हमारे पास इनलाइन फंक्शन बन जाएगा, अगर ना लिखेंगे क्लास के आउटसाइड वो भी इनलाइन फंक्शन बन जाएगा। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आपके कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये आपने देखना है, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम हम रखते हैं। फंक्शन हैविंग सेम नेम एज द क्लास नेम, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जिस क्लास का जो नेम होता है वो हमारे पास फंक्शन का नेम होगा, ये कंस्ट्रक्टर रखता है। और ये क्या कहता है, और ये बात आपने याद रखनी है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ये भी हम एक्सक्यूज़ में आ सकता है। और क्या है कि इट्स कॉमनली पब्लिक मेम्बर, और ये हमारे पास पब्लिक मेम्बर के अंदर होता है कॉमनली, इसको प्राइवेट या प्रोटेक्टर के अंदर नहीं लिखा जा सकता। ये आपने बातें ये तीन याद रखनी है। एक तो इसका जो क्लास का नेम होगा वही नेम कंस्ट्रक्टर का होगा, और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और ये इसको किसके अंदर लिखते हैं? ये हमारे पास पब्लिक के अंदर लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट, जब हमने अपनी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया तो उसको एम्प्टी छोड़ दें, इनिशियलाइज़ कर दें, वो हमारे पास क्या बनेगा? डिफ़ॉल्ट बनेगा। ये देखें जिस तरह इसके अंदर हमने कोई पैरामीटर पास किए नहीं ना किए, ये जो ब्लैंक है खाली है इसके अंदर, ये हमारे पास क्या हो गया? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जब हम क्लास के अंदर एक से ज़्यादा जब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वो हमारे पास क्या होगा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल बन रही है, यहाँ पे तो नहीं बन रही, लेकिन ये देखें यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। अब एक और क्लास बनाएंगे, उसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें, एक और बनाएंगे क्रिएट करें, तो वो क्या होगा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगा। एक या एक से ज़्यादा जब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एक से ज़्यादा, वो हमारे पास क्या होंगे? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जो ये देखें कंस्ट्रक्टर का जो नेम कौन सा रखा है, जो क्लास का नेम था ये क्लास का नेम है, वही हमने कंस्ट्रक्टर का ये नेम रख दिया है। ये बिल्कुल सेम एज इट, ये भी आपको समझ आ गया है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करते हैं। मैं आपको एक सिंपली बता देता हूँ। यहाँ पे ए इज इक्वल टू, मैंने क्या किया? 3 रखा है। ये देखें, अगर मैं कर दूँ बी इज़ इक्वल टू ए, अब क्या हो गया है? इस क्या ए की वैल्यू मैंने किसके अंदर कॉपी कर दी है? बी के अंदर कर दी है, तो ये हमारे पास क्या होगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। ये बस आपने याद रख देना है। जिस तरह यहाँ पे भी दी होगी है एग्जांपल, मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ। बाय द वे आपने ये याद रखना है। अब हमारे पास एक शैलो कॉपी होती है और एक डीप कॉपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपने बस याद रखना है, रटा शटा नहीं लगाना, बस आपने इसको कंसेप्ट क्लियर करना है। यहाँ से डीप कॉपी क्या होती है, सॉरी शैलो कॉपी क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। आप देखें ये एक स्टूडेंट नंबर 1 है और ये हमारे पास क्या है? स्टूडेंट नंबर 2 का डाटा है। आप देखें स्टूडेंट नंबर 1 का जो है कि नेम रोल नंबर क्लास है, स्टूडेंट 2 का भी जो है कि नेम रोल नंबर क्लास है। अब ये एक मेमोरी है, एक मेमोरी के अंदर जो नेम है क्लास का, स्टूडेंट ए का नेम क्या है? अली है, स्टूडेंट बी का नेम क्या है? मोहसिन है। ये क्या एक मेमोरी के अंदर हमने राइट किया है, ठीक है। नेम के अंदर एक मेमोरी का जो ब्लॉक बना है उसके अंदर राइट किया है। अब जिस तरह रोल नंबर है, रोल नंबर क्या है? अली का ये नेम ए क्या है? अली का रोल नंबर 20 है और मोहसिन का नंबर क्या है? 18 है। ये क्या कि इसने भी एक ब्लॉक को कंज्यूम किया, एक मेमोरी के अंदर इन दोनों स्टूडेंट का डाटा हमारे पास से आया है। क्लास इनकी क्या है? एक सेकंड ईयर में है और जो स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट बी वो फर्स्ट ईयर में है। अब क्या किया? इसने भी एक ब्लॉक के अंदर राइट किया, मीन के इन दोनों स्टूडेंट ने एक ही मेमोरी कंज्यूम की है। अब आपने ये बात समझनी है। लेट्स सपोज अगर मैंने नेम स्टूडेंट ए का जो नेम है यहाँ से डिलीट करता हूँ तो ये तो पूरी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, यहाँ से इसका भी डाटा आउट हो जाएगा। रोल नंबर को करता हूँ तो ये पूरी मेमोरी डिलीट हो, क्योंकि इन दोनों स्टूडेंट ने एक ही मेमोरी कंज्यूम की हुई है। ये तो क्या होगा? हमारा डाटा जो है कि डेल हो जाएगा। यहाँ पे भी यही होगा। अगर मैंने सेकंड स्टूडेंट ए का यहाँ से क्या करना है? क्लास को रिमूव किया तो ये पूरे के पूरे ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। इट्स मीन अगर स्टूडेंट ए का डाटा यहाँ से रिमूव करना है तो साथ ही स्टूडेंट बी का भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये शैलो कॉपी कहलाती है। बस ये आपने कंसेप्ट क्लियर रखना है। अब हम क्या करते हैं? डीप कॉपी की तरफ मूव करते हैं। ये क्या है? उसके बिल्कुल अल्टरनेटिव है, उसके सब्स्टिट्यूट है। मेमोरी के अंदर क्या वहाँ पे अली था, ठीक है, और उसके बाद क्या उसकी एज थी और सेकंड ईयर है। स्टूडेंट ए था वहाँ पे, नेम उसका अली है, रोल नंबर सेकंड ईयर सॉरी रोल नंबर उसका 20 है और क्या है? क्लास उसकी सेकंड ईयर। अब क्या है कि स्टूडेंट नंबर 2B जो है नेम उसका मोहसिन था, रोल नंबर 18 है, क्लास फर्स्ट ईयर है। आप देखिए इन दोनों ने सेपरेट हर स्टूडेंट ने एक मेमोरी कंज्यूम की है ब्लॉक के अंदर। ये एक स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर, ये एक के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पूरी इन दोनों ने मेमोरी क्या की है? कंज्यूम की हुई है। हर स्टूडेंट ने अलग अलग जो मेमोरी कंज्यूम किया। अब अगर मैंने स्टूडेंट ए जो है
इसका यहाँ से नेम रिमूव करता हूँ तो जस्ट क्या है कि वो यहाँ से ही रिमूव होगा और स्टूडेंट बी के अंदर कोई भी इसके अंदर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों ने मेमोरी की क्या की अलग कंज्यूम की हुई है, क्योंकि शैलो कॉपी ने के अंदर दोनों स्टूडेंट ने एक ही मेमोरी कंज्यूम की हुई थी। बस ये आपने डिफरेंस याद रखना है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कॉन्स्ट फंक्शन क्या होता है। कॉन्स्ट यहाँ पे भी हमने कीवर्ड लगा दिया है, उसको अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 8 रखी है, क्लास साथ कॉन्स्ट लिख दिया है, लेट्स सपोज CONST कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू 8, कॉन्स्ट इंट एक्स इज इक्वल टू 8 कर दिया गया, लेट्स सपोज कॉन्स्ट साथ लिख दिया है कीवर्ड। अगर मैंने लेट्स सपोज के मेमोरी के प्रोग्राम के अंदर एक्स इज इक्वल टू 10 कर दिया है तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कांस्ट लगा हुआ है ना। कांस्ट की जिसके साथ कीवर्ड लगेगा उसको मेमोरी के अंदर कहीं और पे भी अगर उसको कोई और वैल्यू असाइन कर दी जाए, सिंपली एक्स इज इक्वल टू 8, तो क्या होगा कि मेमोरी जो है कि उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। वो हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी? कांस्ट कीवर्ड वाली, एक्स इज इक्वल टू 8 वाली यूज़ होगी। ये बात याद रखनी है। स्टैटिक का मतलब होता है ये वो होते हैं कि जो आपकी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट हैं उनसे सेपरेट होते हैं, इनका उनके के साथ कोई भी लिंक नहीं होता। ये देख लेना है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कंपोजिशन का। कंपोजिशन मतलब होता है कि मैंने आपको बता दिया है कि जिनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास कंपोजिशन कहलाते हैं। तो MCQs या क्वेश्चन कैन कम्स इनटू द एग्ज़ाम, ये देख लेने। मैंने आपको प्रीवियस बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनना होता है, और ये को क्या होता है? हैज़ अ रिलेशनशिप, किसको नॉमिनेट कर रहा है? ये कर रहा है कंपोजिशन को। और एग्रीगेशन क्या कर रहा है? इज़ अ रिलेशनशिप। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपने हाईलाइट कर देनी हैंड आउट से अगर आपके पास हैं। एग्रीगेशन का जो कि अंदर क्या होता है? इज़ अ रिलेशनशिप होता है, एंड सेकंड क्या होता है? वीक रिलेशनशिप होता है। बहुत अहम है ये, आपके इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर लाजमी आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। अब वीक रिलेशनशिप है, मैंने आपको बता दिया था, एक एग्जांपल दी थी जो रूम के अंदर। अब यहाँ पे दी हो कि एक आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास 4-5 रूम है। अगर हम एक रूम के अंदर चेयर है, फ़ैन है, टेबल मौजूद है, ठीक है। अगर उस रूम के अंदर हम टेबल, फ़ैन, चेयर को निकाल देंगे तो रूम का रूम रहेगा। उसके ये तो नहीं है कि रूम ही ख़त्म हो जाएगा, रूम तो वही रहेगा, लेकिन क्या उसके अंदर जो हमने सामान रखा हुआ है, ठीक है, फ़ैन रखा हुआ है, चेयर है, टेबल है, बेड है, ये तमाम चीज़ें अगर रखी हैं तभी रूम में, नहीं रखी तो तभी रूम में एग्जिट कर दी चीज़ें, तो ये हमारे पास वीक रिलेशनशिप है। मीन के जो कि किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, मीन के वो इंडिपेंडेंटली, अगर वो डिपेंड भी कर रहा है या नहीं कर रहा उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये वीक रिलेशनशिप है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है रिलेशनशिप का? अगर एक रूम है, उसकी वाल या छत है, अगर 2 दीवारें उसकी नहीं है, मीन के 4 होती है ना वैसे रूम के अंदर, 2 नहीं है तो वो रूम का रूम ही रहेगा। इवन अगर एक वाल भी नहीं है तो वो जो रूम है वो रूम नहीं रहेगा। मीन कंपोजिशन मतलब है उसकी मस्ट एक रूम की जो दीवार होनी चाहिए वो हमारे पास रूम बनेगा। ये मैंने एक जनरली जो आपको बता दी। वैसे तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशन में एक पर्सन की बताई थी, अगर उसका हेड नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, अगर उसके पैर नहीं है उसके साथ, ठीक है, वो क्या करेगा? वो चल नहीं सकता। अगर उसके हाथ नहीं काम कर रहे, वो उसका अगर हाथ ही नहीं है साथ, वो क्या करेगा? वो बेचारा काम ही नहीं कर सकता, ना कोई लिख सकता है ना कुछ काम कर सकता है। अगर उसकी बॉडी नहीं उसके साथ वर्क कर रही तो वो क्या करेगा? वो पर्सन जो है कि वो मूव नहीं कर सकता, वो अपने आप के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, काम नहीं कर सकता। मीन के स्ट्रॉन्ग रिलेशन मतलब है कि उसके साथ वो मस्त चीज़ें होंगी, वो इंसान तब काम कर सके। एक पर्सन है, उसके अगर तमाम फंक्शन, बॉडी वगैरह काम कर रही है, वो इसलिए वो काम कर रहा है, वो क्या बनेगा? इंसान का रिलेशनशिप क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा। अब हमारे पास है कि लेक्चर नंबर 15 के अंदर भी एग्रीगेशन है, वो मैंने आपको प्रीवियस बता चुका कि इसके अंदर क्या होता है? वीक रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट का जो टीचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ये भी आप देख रहे हैं। पैसेंजर और बस, अगर हमारे पास ये वीक है रिलेशनशिप, अगर खाली बस है, अगर हमारे पास वो तभी बस है, अगर उसमें कुछ पैसेंजर लोग बैठे हैं वो तभी बस चलाए, अगर उसके अंदर बस के अंदर पैसेंजर है नहीं वो फिर भी बस चलाएगी, ये है। अब कंपोजिशन और एग्रीगेशन के दरमियान फ़र्क क्या है वो आपको बताया है कि एग्रीगेशन का मतलब होता है वीक रिलेशनशिप होता है और कंपोजिशन के अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। और ये अगेन वही आ रही हैं एग्जांपल वगैरह जो मैंने आपको प्रीवियस बता दी हैं। ये एक एग्जांपल हमारे पास दी हुई है कि वीक रिलेशनशिप की, स्ट्रॉन्ग की, कंपोजिशन की दी हुई है। ये हमारे पास एक सिम कार्ड का कवर है, ये देख आउटसाइड, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास उसके अंदर चिप लगी हुई है, ये एक सिम है और इसके अंदर चिप है। अगर हम इसे क्या करें, अगर सिम कार्ड जो है उसको हम निकाल दें या उसको साथ ही ना हो,
वो सेम नहीं रहेगी, क्योंकि सेम के साथ एक तो कवर होना चाहिए और साथ उसके अंदर चिप लगी होगी, वो तब हमारी सेम जो वर्क करेगी। अदरवाइज़ इसके अंदर दोनों में से एक भी नहीं होगी तो वो हमारी सेम ही नहीं रहेगी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, ये हमारे पास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि C++ में जब हम ओवरलोडिंग करते हैं मीन कि एक चीज़ को दो बार इसी तरह रिपीट करते हैं तो क्या कहलाती है, उसकी रेपिटेशन कहलाती है। जिस तरह हम क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था ओवरलोडिंग का, कि जब एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को प्रोग्राम के अंदर बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होते हैं। इस तरह ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर ऑपरेटर का मतलब जिस तरह I++ इस तरह कर लेते हैं, उसको प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। ये भी आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है कि न्यू ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ये भी हो चुका है एडिशन। अच्छा, अब हमारे पास क्या एग्जांपल है, सम ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये MCQs के लिहाज से। यहाँ पे क्या है कि सम ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। जिस तरह ये हमारे पास हो सकते हैं, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी, परसेंटेज का भी, एंड और नेगेशन वगैरह, ये तमाम इसके अंदर जो है कि ओवरलोड हो सकते हैं। सम ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ये नहीं हो सकते। एक तो डॉट का नहीं हो सकता, डॉट इंटू स्टैरिक का नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। स्कोप रेजोल्यूशन, ये स्कोप रेजोल्यूशन का भी नहीं हो सकता। ये जो हमारे का सवाल निशान का भी नहीं हो सकता, हैश का भी नहीं हो सकता। ये जो हमारे पास है ये नहीं हो सकते। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड, बाइनरी का मतलब भी 2 है हमारे पास। बाइनरी ऑपरेटर इज़ ऑलवेज कॉल्ड विद रेफरेंस द लेफ्ट हैंड आर्गूमेंट। कौन सा है कि ये लेफ्ट हैंड जो आर्गूमेंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेटर। C1 + C2, C1 ऑपरेटर प्लस C2, ये हमारे पास क्या ओवरलोडिंग है। सेल्फ असाइन ऑपरेटर, सेल्फ असाइन में पहले आपने ये देखना, अगर हमारे पास क्या है, इंट है ए, हमारे पास क्या है, ए है, और साथ क्या है, ए हमारे पास असाइन निकाल देते वैल्यू 5, ठीक है। अब क्या कि इसकी वैल्यू, वैसे तो आमतौर पर हम क्या करते थे, कोई और वेरिएबल ए के उसके अंदर वैल्यू ए की असाइन कर देते थे वी को, बी की। इसके अंदर क्या करना है, A = A कर देंगे। ए की वैल्यू को ए के अंदर ही हमने असाइन कर दी, ये क्या होगा, सेल्फ असाइन। सेल्फ का मतलब होता है कि अपने ही साथ। ये इस सबसे पहले आपने क्वेश्चन के ऊपर जो गौर करना होता है कि अगर आपने वो समझ लिया, इन 90% श्योरिटी है कि आपने जो है कि उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। सेल्फ असाइनमेंट ऑपरेटर, सेल्फ का मतलब होता है उसका अपने साथ ही लिंक हो, किसी और का ना हो। जिस तरह ए का = A के, मीन कि ए का जो है वेरिएबल को ए के साथ ही इनिशियलाइज कर दिया है, ए की वैल्यू ए के अंदर ही कर दिया, तो ये हमारे पास सेल्फ असाइनमेंट ऑपरेटर बन गया। यहाँ पे लिखो, अगर एक वेरिएबल को सी के इक्वल रख देते हैं तो मतलब वो आपकी वैल्यू अपने अंदर ही भेज रहा है। ए जो ए के अंदर ही भेज, जिस तरह B = A, क्या कर, ए वैल्यू इसके अंदर भेज रहा है, लेकिन ये सेल्फ असाइनमेंट तो ना हुआ। A = A है तो ये क्या है, ये सेल्फ असाइनमेंट है। ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होते हैं, ये हमारे पास A + B है। ए और बी जो क्या है, ये हमारे ऑपरेंड है, और जो प्लस है ये हमारे पास क्या ऑपरेटर है। माइनस है, मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास क्या कराते हैं, ऑपरेटर कराते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सेल्फ असाइनमेंट का क्या होता है कि इनिशियलाइज करना, जो हमारे पास ऑपरेंड होता है उसको इनिशियलाइज करना, किसी दूसरे के बराबर रखना। ST1 = ST1 कर दिया, क्या किया, इसके इनिशियलाइज कर दिया, ये हमारे पास क्या हो गया है, सेल्फ असाइनमेंट। इसके अंदर कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि ये अपने अंदर वैल्यू को अपने अंदर सेंड कर रहा है। आप देखेंगे जो ST1 है ये = ST1 ही है, इसके अंदर तो कोई प्रॉपर वैल्यू क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये ST1 = ST1 अपने अंदर ही वैल्यू स्टोर कर रहा है। या तो होता ना, मैंने XYZ कुछ भी वेरिएबल एक = ST1 किया, फिर तो बात इस तरह बनती थी कि ST1 की वैल्यू स्टोर हो रही है XYZ किसी वेरिएबल के अंदर, अब तो नहीं हो रही। तो ये था हमारे पास